अब फ्लॉस तो नजर आएगी आपको, सेहत की बुनियादी सहूलत यानी बच्चे आपको हॉस्पिटल की राहदारियों में मरे हुए नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। फरवरी में मार्च होने चला है, लॉन्ग मार्च बमुकाबला तहफ़्फ़ुज़ सिंध मार्च। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को एक दूसरे में कीड़े नज़र आने लगे हैं। जमहूरियत की दावेदार वो दोनों सियासी जमातें जो अपने अपने इक़्तिदार में कतई जमहूरियत को शायद फ़रोग़ नहीं दे रही, शायद का सीगा मैंने उनके लिए लगाया जो फतवे के आदी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब्दीली सरकार को गिराने चली है। आपको याद होगा वो मशहूर ज़माना लात जो हज़रत बिलावल मारने चले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेट पर, वो लात ही उठी, ना ही इमरान खान साहब और उनके काबीना के अनमोल रतन बेरोज़गार हुए। वक्त यूं ही गुजरता रहा और अब एक मरतबा फिर नवीद मुसर्रत अपने तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुनाई है कि नाइंसाफ़ी वाली सरकार, महंगाई वाली सरकार, नए पाकिस्तान के नाम पर महंगा पाकिस्तान अब नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी ने कराची था इस्लामाबाद अवामी मार्च का ऐलान कर दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको इक़्तिदार में रहते हुए, वज़ीर आज़म रहते हुए 1 मिनट की सज़ा सुना करके पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ में रकम करवा दिया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिन्होंने तुर्क सदर से मिलने वाला हार, तुर्क सदर की अहलिया से मिलने वाला हार अपना ज़ाती माल समझ करके और अपनी अहलिया को गिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद जब अदालत ने बज़ोर क़ुव्वत ये हार वापस लिया तो ये भी एहसान था जमहूरियों का इस जमहूर पर, इस मुल्क पर, ये याद रहे। वही यूसुफ रज़ा गिलानी अब फरमाते हैं कि 30,000 जियाले बिलावल के साथ चलेंगे। सर 30,000 नहीं, 1,30,000 भी चल सकते हैं, लेकिन उससे हासिल क्या होगा ये बात करेंगे आज। पीडीएम ने अपने तौर पर लॉन्ग मार्च की हिमायत की है, लेकिन पीडीएम की जो सियासत है अब तक, उसका अगर कोई हासिल हुसूल इस मुल्क में किसी को नजर आ रहा हो तो मुझे समझाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की कारगुजारियाँ, उनके कुछ दिलचस्प बयानात में आपकी खिदमत में पेश करूँ उससे पहले ज़रा देखिए वो लूप की शक्ल में 2 वीडियोज़। शर्मिला फारूकी साहिबा की वो वीडियो लगाना यार, वो जो लूप बनवाया था जिसमें वो डोंकी कार्ट पे, ये देखें आप, ये दिलचस्प नज़ारा। शर्मिला फारूकी या कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा, कोई वज़ीर, कोई MNA MPA, कोई सफ़ीर गधा गाड़ी पे, डोंकी कार्ट पे, आपने ये नज़ारा पहले देखा? इसे कहते हैं सियासी अदाकारी। वो अदाकारी जो नजरिया ज़रूरत के तहत वजारत हासिल करने या वजारत अगर मिल चुकी हो तो उसको पक्की करने के लिए की जाए। ये वो लोग हैं, ये मेरे वो मसीहा हैं जो अपने बुलंद मकाबिर में जब जाते हैं तो इनको बाहर क्या हो रहा है होश नहीं होता। इनके दरवाजे पे कौन आ रहा है, किस दर्द में आ रहा है, इनको इस बात की ना फिक्र होती है और ना ही इनको इसकी फिक्र रखनी चाहिए, क्योंकि फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने तौर पर शर्मिला फारूकी साहिबा डोंकी कार्ट पे बैठ के अपने आप को आम आदमी बताने की, एक आम जियाली साबित करने की जो कोशिश फरमा रही हैं, मुझे यकीन है जियालों ने इसका भरपूर नोटिस लेकर के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस पर यकीन भी आ गया होगा कि ये एक सुच्चल जियाली हैं। दूसरी तरफ हिसाब बराबर कर दो भाई, वनीच कर दो। अली जैदी की वो वीडियो लगाओ जिसमें वो सिंध धरती के बेटे बनने की अदाकारी फरमा रहे, ये देखें आप। ये अलग बात के बैठने का ढंग में अभी तक उनको नहीं आया है, ये वजीर, लेकिन आप ये चीज़ अगर देखें, हाँ अब ठीक है, लेकिन अगर आप इनको देखें तो इनके लबो लहजे से भी ये पता नहीं चलता
कि खैर इस बात को यहीं दफन कर देते हैं। सिंध धरती के बेटे बनने की अदाकारी फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि सिंध के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान अमल में आ चुकी है। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैदान अमल में आने का जिक्र करें, हस्ब वादा जैसा कि मैंने कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ वज़रा के दिलचस्प बयानात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई ने जो हालत मुल्क की है, अवाम जूतों के हार से इस्तकबाल करेंगे। यह कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। भाई अली जैदी पीपल्स पार्टी में नहीं है, हाँ अब ठीक है। पीटीआई ने जो हालत की है, अवाम जूतों के हार से इस्तकबाल करेंगे, यह कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। यह अलग बात कि पीपल्स पार्टी को अभी तक ये ना किसी ने बताया है, ना उन्हें यकीन आने का कि उन्होंने सिंध वालों की और बिलखुसूस कराची वालों की जो हालत की है, उनके साथ भी कमोबेश वही मामला है। लेकिन धंधा है, सब गंदा ही है। वुज़रा जनाब सईद गनी और जनाब नासिर हुसैन साहब फरमाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम होते हैं, सिर्फ कराची पर फोकस ना किया जाए। इनसे आप जब कहें कि कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, अव्वल तो कोई मानता नहीं। पिछले हफ्ते जब मैं प्रोग्राम करके घर जा रहा था तो बाकायदा डकैतों ने इस मोहल्ले में आगे जाकर के, एक बहुत अहम इदारे का यहां दफ्तर भी है, बाकायदा वो इतनी बड़ी मशीन लगा करके डायवर्जन दिया, लोग उस तरफ मुड़े, उसके बाद उनको होलसेल में लूटा। और यहां का आईजी, वो सलाम साहब वाला आईजी, वो जो वजीर आला हाउस की तरफ देखते ही फट करके सलाम मार देता है, 100-200 रुपए का इंक्रीमेंट तो पक्का हो ही जाएगा। वो आईजी जिसकी नौकरी परमानेंट तो नहीं होती, लेकिन जिसकी वफादारियां सिंध के सीएम हाउस के साथ अगर नहीं है तो वो एसएचओ भी नहीं रह पाएगा। सिंध धरती सिर्फ इतनी आपकी है कि आपने यह मानना है कि कराची सिंध में है, बस। इससे आगे अगर तुमने कुछ बोला तो आपकी दुश्मनी शुरू, फिर तुम एंटी सिंधी हो, फिर तुम रेसिस्ट हो, फिर तुम फलाने हो। और भाई कुछ आगे भी कर लो यार। नहीं, कराची में एक दिन में 100 लोगों को लूटा गया। यहीं मैं यहां जहां बैठा हूं, यहां से थोड़े चंद कदम के फासले पे यहां पुलिस भी थी, यहां रेंजर्स भी थी, यहां दुनिया की सबसे बड़ी, आप अब अगर मैं कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, कौमी मफाद ब्रिगेड उठ के खड़ी हो जाएगी। और यहां 2-2 टके के डकैतों ने लाइन में लगा के, नाके लगा के लूटा है। और जब वायसराय सिंध से लोगों ने पूछा तो उन्होंने सीने पे हाथ रख करके कह दिया, हाजिर साईं, बस बात खत्म। उसके बाद उन्होंने मजीद अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स गश्त बढ़ाएं, गोया इसी पे इंसान कुर्बान न चला जाए। पुलिस और रेंजर्स के गश्त करने से क्राइम रुकते, और पुलिस जितना गश्त करती है क्राइम उतना बढ़ता है, क्योंकि आधे से ज्यादा जराइम पेशा को तो वर्दी पहना के आपने पुलिस में भर्ती किया हुआ है। ये मैंने तो नहीं कहा, ये इफ्तिखार चौधरी की अदलिया बता चुकी है कि पुलिस में जराइम पेशा लोग हैं, और पुलिस में ही क्या और बहुत सारी जगहों पे होंगे, लेकिन कहने का नहीं। मुख्तलिफ जगहों से उनको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा करके आपने कराची में बिठा दिया। अब अगर कहोगे तो फिर आप रेसिज्म के फरोग में जा रहे हैं, इसलिए आपको कहने का नहीं। आपको वो जो लॉलीपॉप जमहूरी डिक्टेटर्स ने दी है कि पुलिस और रेंजर्स गश्त करके आपके गमों की दवा करेंगे, आपको इस बात पर यकीन लाने का है। आप करते रहे साफियों के मरने पे, प्रेस क्लब पे तामझाम, आप यहां ऑडिटोरियम घेर करके तकरीरें करते रहे, मिलने का आपको कुछ नहीं है। ज़हनियत इसी बयान से जाहिर हो जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की कि दुनिया के बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम होते हैं। जनरलाइज कर दिया आपने। दुनिया के बड़े शहरों में नलका खोलो तो पानी भी आता है। दुनिया के बड़े शहरों में सीएम से अगर जवाब मांगा जाए तो वो जवाब तुक्का मिलता है। दुनिया के बड़े शहरों में अगर हादसात होते हैं तो उनकी ओनरशिप करके उसकी तलाफी भी की जाती है, लेकिन नहीं अगर किसी धरती पे होता तो इस धरती पे, इस मुल्क में, इस सूबे में। सईद गनी साहब मजीद फरमाते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल में पंजाब में 40,000 से ज्यादा बच्चियां और खवातीन अगवा हुई। अगर मैं सईद गनी को यह बताने बैठ जाऊं कि कराची में जहां आपका वायसराय हाउस मौजूद है, जहां से वायसराय साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची को कंट्रोल करते हैं, जहां आप लोगों की वजारतें हैं, आप लोगों की नौकरियां जिस वजह से हैं, वहां जराइम की कितनी वारदातें हुई, तो सईद गनी साहब को बुरा लग जाएगा। सईद गनी साहब को नहीं तो उनकी वजारत को, उनके मीडिया सेल को, उनके चेयरमैन को, उनके फलाने को अब बुरा लगता है तो सानू की भाई। अब ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को तिगनी का नाच नचाने के लिए लॉन्ग मार्च और तहफ़्फ़ुज़ सिंध मार्च
करने पर तुल गई हैं। पीटीआई का घोटकी द कराची हुकूक सिंध मार्च जारी सारी, पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। यह इंकशाफ अपने तौर पर किया है अली जैदी ने। कहते हैं सिंध को जुल्म से आजाद करवाएंगे। अच्छा भैया, पाकिस्तान को उमूमी तौर पर भी देख लेना, वो पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है तब्दीली के नाम पे, उस तरफ भी अगर आपकी तवज्जो हो, जिससे आप, अगर आपने उस तरफ तवज्जो की तो आपकी वजारत जाएगी। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि फिर वजीर बनना पता नहीं आपको मुयस्सर हो या ना हो। दरियासना वो नफीस लोग जो गन पॉइंट पे जो नफीस हैं और बिलावजह उनसे नफासत की अदाकारी करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलवाई जा रही है, उस मुत्तहदा ने, वो जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नाम की है, उसने इस पीटीआई मार्च की हिमायत फरमा दी है। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ इस फतवे के आखिर में मौजूद हैं। जनाब राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, मोहतरम आसिफ बशीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जनाब उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे इस एक शो में। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को इस शो में शिरकत का ख़तरा मोल लेने पर हदिया तबरीक पेश करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर मैं जनाब उस्मान सईद बसरा साहब के पास जाने की अदाकारी करूंगा। उस्मान साहब, सर आपको तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल सही। अच्छा, ये वैसे कुदरत का आप पे ख़ास तोहफा है, क्योंकि इक़्तिदार आते ही सबसे पहले दो चीज़ें जाती हैं, एक आंखें और दूसरे कान। लेकिन इसका मतलब है कि अभी तक कोई मामला नहीं हुआ है। सर, मैं स्ट्रेट अवे मुद्दे की बात करता हूँ। आपने कभी देखा है कि कोई अंधा किसी काने को रास्ता दिखा रहा हो? मैं जनरलाइज्ड एक बात कर रहा हूँ, उसके बाद अपने मुद्दे पर आऊँगा। मेरे ख्याल में नूर भाई आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर रास्ता कोई इंसान भी भटक जाए तो उसको दिखाना चाहिए, वो अंधा भटक जाए उसको भी दिखाना चाहिए, और काना भटक जाए उसको भी दिखाना चाहिए। इसमें तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे की जानिब उंगली करके और एक दूसरे को गंदा बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों शायद अपनी अपनी जगहों पे बहुत ज्यादा हद तक या थोड़े थोड़े गंदे बच्चे जरूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विफाक से होने वाली ज्यादतियां नजर नहीं आ रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में रवा रखा जाने वाला सलूक। जनाब मन, कुछ कहिए। अच्छा नूर भाई, देखिए हम तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मरकज में, और पंजाब और केपी की हद तक, और ऐसे ही पीपल्स पार्टी भी एक फरीक है इस सवाल के अंदर। तो मेरे ख्याल में मैं तो इसके चाहूंगा कि मैं इशारा करूं और लेके आऊं यहाँ पे एक तीसरे फरीक को, जो बिल्कुल कोई सियासी पार्टी नहीं है। मेरे ख्याल में तीसरा फरीक उसमें पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया है। अगर आप सिंध हाई कोर्ट से लेके पाकिस्तान की आला तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स पढ़ लें, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो वहां पे कार फरमा है सिंध के अंदर, बदकिस्मती से भुट्टो को हमारे ऊपर गन पॉइंट पे जिंदा करके और हमें भुट्टो के अफरेद में मुब्तला किए हुए हैं, जो इनके मुतल्लक गुफ्तगू जो रिमार्क्स हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया के, सिंध हाई कोर्ट में तो ये कहा गया कि डायन भी साथ घर छोड़ देती है लाड़काना के मामले के ऊपर। फिर मरकजी हुकूमत, मरकजी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिंध में सिरे से कोई हुकूमत नहीं है, और पाकिस्तान में सबसे मफलूज और मफलूकुल हाल अगर कोई हुकूमत नाम की चीज है तो वो सिंध के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा भी जो उनके रिमार्क्स हैं वो ऐसे रिमार्क्स हैं जो सही मानों में आईना दिखा रहे हैं। तो हम भी हुजूर वाला देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देख लें तो वो तो पीपल्स पार्टी की नहीं है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो किसी और सियासी जमात की है। वो तो दरपेश हकायक की असल अक्कासी करते हुए उस लूट मार, उस जबर और उस अफरेद के ऊपर जो भुट्टो के नाम पे एक जाली तौर पे लड़े गए इलेक्शन की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो तो उसकी तरफ इशारा कर रही है। आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, 14 साल बला शिरकत गैरे पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है, स्कूलों का हाल क्या है? गधे बंधे हुए हैं। अगर गधे नहीं बंधे हुए तो हमारा ही कोई नहीं है। इलाज मुआवजा क्या है? कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है। WHO ने लाड़काना को डिक्लेयर किया हुआ है आपकी एड्स के ऊपर। यंग टीन एजर एंड बिलो टीन एज को जो एड्स है वो पाकिस्तान में इमरजेंसी एक जगह नाफिज है, उसका नाम लाड़काना है। वही एड्स हमें कराची में भी नजर आ गई है सियासी तौर पे, और वही सिंध के ऊपर काबिज है। मुझे बताइए, चूहे यहाँ पे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं, अरबों रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं, करोड़ों रुपए की गंदम अरबों रुपए के गोदामों में किराए पर रख दी जाती है। देखिए, अगर आप सिंध का नाम लेते हैं, तालीम का मफलूकुल हाली है, सिरे से कोई नहीं। आज भी आपको मैं कहूँ छाछरों में चले जाएं, आज भी आप मिठड़ी में चले जाएं, अभी आप चले जाएं नंगर पार की तरफ, आपको गुर्बत तो नजर आएगी,
अब फ्लॉस तो नजर आएगी आपको, सेहत की बुनियादी सहूलत यानी बच्चे आपको हॉस्पिटल की राहदारियों में मरे हुए नजर आएंगे। ये है सिंध की सर हुकूमत। थोड़ा सा तवक्कुफ की हम इस्तदा कह है, रहे क्योंकि हैं आपने कि जरा आप सा कुछ और कहा तो मैं रो पड़ूंगा। लगेगा कि मैं आपके साथ मिल करके और जमहूरियत के खिलाफ सिंध में कोई साजिश रचा रहा हूँ। आसिफ बशीर साहब, सर आप मुझे सुन तो सकते हैं ना? आप जी जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज़, क्या बात है, आपकी आवाज़ सुन करके 2-3 किलो खून तो बढ़ ही गया। जनाब मन, पूछना ये था कि ये जमहूरियत को डीरेल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जितना कुछ उन्होंने कहा है इस एक सवाल के जवाब में जो मैंने उनसे पूछा था, थोड़ी देर वो और बात करते तो मैं रो पड़ता। वो तो बता रहे हैं कि यहाँ खुदा न खास्ता जगह जगह आलाइशें हैं, गंदगी है, लोग मरे पड़े हैं, खोते बंधे हुए हैं। सर क्या वाकई ये सिंध के बारे में बात हो रही थी, और इसका जवाब आप क्या पेश करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मेरे साथ कोई तरीके इंसाफ के हमारे दोस्त जो आपके साथ शो पे हैं या स्काइप पे हैं, एक तो मैं उनकी बात सुन नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन आपने जो बात कही वो उस बात से जो मैं समझा हूँ, वो जो उस वक्त बात शुरू हुई थी, आपका ख्याल यही था कि तो अंधा जो है वो किसको रास्ता दिखा रहा है। उससे मैंने यही समझ सका कि शायद जो आप पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च है और जो सिंध के हकूक का मार्च करने जा रही है, शायद आप उसके बारे में कुछ बात कर रही हैं। तो अभी जो आपने बात की कि सिंध में मसाइल हैं या सिंध में जो आपने कहा कि जगह जगह लाशें पड़ी हैं या जगह जगह वहाँ पे सफाई का या दूसरा कोई इंतजाम नहीं है, शायद उस हवाले से आपने मुझे सवाल किया है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो पीपल्स पार्टी ने जो अपना लॉन्ग मार्च जो है, जो अवामी मार्च है, ये जो सिंध के हकूक का मार्च है, ये अगर इनको करना था तो शायद इनको 3.5 साल पहले ये कर लेते। इनको अभी ख्याल आया है कि जब एक जमात, एक अवामी जमात इस जो नाजायज, नालायक और नकमी है के लिए इस महंगाई, इस बेरोजगारी से के लिए हमारी क़यादत ने हमारे क्षेत्र से लेके इस्लाम तो हम करेंगे, इसमें हम वो तमाम लेके आप लेके नहीं है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि आपकी ऑडियो जो है वो मुझे मुसलसल अजियत में मुब्तला किए हुए, पता नहीं ये माइक का मसला है या क्या सिलसिला है। टेक्निकल टीम मेरी जब तक इसको देखेगी, मैं जनाब राना एहसान अफजल साहब के पास जाऊंगा। राना साहब, सर इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त तो आपकी हालत उस रेफरी की तरह से है कि जो एक तरफ से दूसरे पहलवान को पछड़ते हुए और दूसरी तरफ से तीसरे पहलवान को गिरते हुए और ज़मीन चाटते हुए देख रहा है। सर कैसा लग रहा है इस एक न्यूट्रलिटी की पोजीशन पे आके दुनिया को देखना? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है और बड़े अहम फैसले आगे होने को हैं, और जो अदम एतमाद की जो अभी मूवमेंट जारी है उसके अंदर जो है ये एक आसान फैसला भी नहीं है और ये बड़ा एक मुश्किल हदफ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत तेजी से जो है वो मूवमेंट जो है वो जारी, और हमें उम्मीद है कामयाबी होगी। ये जो आपने अभी मुद्दा उठाया है कि एक तरफ से पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लॉन्ग मार्च जारी करे और दूसरी तरफ से पीटीआई, तो ये तो एक मजाका खेज बात है कि पीटीआई समझती है कि वो अगर आई फॉर एन आई रखे और वो हुकूमत जो है वो अगर ऑपोजिशन को एहतजाज करे तो हुकूमत भी एहतजाज करके उस मामले को जो है वो न्यूट्रल कर देगी, तो ऐसे नहीं होगा। हकायक कुछ और हैं। हकायक ये हैं कि इस मुल्क के अंदर बेइंतहा बेरोजगारी है, गुर्बत की शरह से रहने वाले लोग जो हैं उनमें बेइंतहाशा इजाफा हो गया है, महंगाई बदतरीन है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो कर्जों के तले दब चुकी है, और आगे हमें नहीं पता कि पेट्रोल 200 का होगा या कितने का, कब जाके रुकेगा, और इसी तरह डॉलर जो है वो कहां जाके रुकेगा। तो एक बदतरीन सूरत हाल है। तो इसके अंदर अगर पीटीआई समझती है कि वो एहतजाज करेगी तो अवाम बेवकूफ बन जाएगी। इनको अवाम जानती है कि पीटीआई आज पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसकी जिम्मेदार है। अच्छा सर, लेकिन एक और बड़ी पुरलुत्फ बात है,
मतलब एक और बात जो खुदा लगती है वो ये कि ज़्यादा मज़ा मुझे इस बात पे यूं आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। इससे ये भी तो जाहिर होता है ना कि जब पेट का सवाल होता है तो सब एक ही लाइन में खड़े नजर आते हैं। मतलब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक को इनकॉर्पोरेट करने का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जनाब आसिफ साहब, सर आपकी गुफ्तगू जो मैं पूरी नहीं सुन पाया, आप मुझे उयूब और नकाइस गिनवा रहे थे और मैं उस पर यकीन भी करना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के, तो गोया बयान फरमाइए सर। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था उस वक्त, जो मैं समझा हूं कि मैंने आपसे गुजारिश की, जो मेरे साथी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो पीटीआई से हैं या किसी दूसरी जमात से हैं, मैं उनकी बात नहीं सुन पाया था कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन जो मैं समझा, जो मैं आपके सवाल से जो मुझे समझ आई वो यही थी कि शायद जो हमारा लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कराची से इस्लामाबाद के लिए है, और जो पीटीआई की तरफ से सिंध हकूक मार्च है, उस बारे में आप कुछ मुझसे पूछना चाह रहे थे। तो उस बारे में ही मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये लॉन्ग मार्च इस नलायक, नकमी और नाअहल हुकूमत के, नाजायज हुकूमत के खिलाफ, जो अवाम में गमो गुस्सा पाया जा रहा है, जो अवाम जो पिछले 3-3.5 साल से महंगाई की चक्की में पिस रही थी, जो बेरोजगारी, जो लाकानूनियत, जो इतने सारे मसाइल हैं जो इस माशरे के तमाम तबकात फेस कर रहे हैं, तो हमारा लॉन्ग मार्च, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो लॉन्ग मार्च अवामी सेंटिमेंट्स को देखते हुए, अवाम की राय को देखते हुए उन्होंने शुरू किया कि हम इस नाजायज और नालायक और नकम्मी हुकूमत से अवाम की जान छुड़वाएं। तो इन्होंने जो हकूक मार्च की बात की, कि सिंध हकूक मार्च की, तो मेरे ख्याल में अगर इनको ये मार्च करना चाहिए था, अगर ये समझते थे कि ये सिंध में वाकई लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, तो पहली बात तो ये कि इनको ये बात देखनी चाहिए कि अगर सिंधियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही थी, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कोई एक हुकूमत जो है वो तीसरी बार इक्तदार में आए, तीसरी बार उसका चीफ मिनिस्टर हो, और वो जब भी आए पहले से ज्यादा अक्सरियत लेके आए। तो अगर तो यही एक पैमाना है कि जिस पैमाने से आप इसको जांच सकते हैं कि अगर इनको हकूक नहीं मिल रहे। लेकिन हम मानते हैं कि अगर ये समझते हैं जी ठीक है जी वो हकूक नहीं मिल पाए, तो इनको चाहिए था कि ये इस मार्च को, जब ये आइडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को आया और हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया, तो ये इससे पहले ये मार्च कर लेते, या अगर इनको या शायद ये पहले मुतमईन थे कि इन्होंने कभी कोई एहतजाज नहीं किया। आपकी जो सियासी एक हरकत है उसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक सियासी पैंतरा लिया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खराबी है, लेकिन जहां तक आपने ये बात की, थोड़ा सा तकलीफ के साथ मैंने इसको हजम किया है कि आपने फरमाया कि हम हर मरतबा ज्यादा अक्सरियत के साथ आएँ। सर, मैं भी उन गरीब लोगों में से हूँ जो आपकी रियाया में से हैं। इस प्रोग्राम के बाद ये वर्दी जब मैं उतारूंगा तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियाया हूँ और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जनाब यकीन जानिए कि आपके वायसराय की नाक के नीचे मेरे साथ जो हक तलफी हो रही है, जब सवाल करता हूं कराची है का, तो मुझे सिर्फ ये लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि कराची सिंध का हिस्सा है। और भाई, कराची पाकिस्तान को चलाता है, कराची सिंध को चलाता है। लेकिन जब मैं सड़क मांगता हूं तो मुझे कह दिया जाता है जी भुट्टो। जब मैं कोई और बात करता हूं तो मुझे किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल भी हुआ है पाकिस्तान में। यहां मैं आपको हमदर्दी का, शक का फायदा देने के लिए जरूर तैयार हूं, लेकिन कुछ और सख्त सवालात भी आपसे पूछने की रस्म निभाऊंगा ताकि गैर जानिबदारी का तासुर अवाम पर और पुख्ता हो जाए। थोड़ा सा आप सब्र फरमाइए। मैं जाऊंगा उस्मान सईद बसरा साहब के पास। उस्मान साहब, सर पीटीआई का वर्जन मेरे सामने है, लिखा गया है पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद फतह करने जा रही है, उनका अपना घर गिर चुका, सिंध में तमाम महकमे तबाह, और जो कुछ आपने कहा, चेयरमैन पीपी की सूबे पर तवज्जो नहीं। सर, कितनी मजे की बात है। चेयरमैन पीपी की तवज्जो आप सूबे की तरफ तो मबजूल कर रहे हैं, लेकिन मेरे हैंडसम वजीर आजम की तवज्जो आप पाकिस्तान में लोगों की हालत ज़ार की जानिब मबजूल कराने पर ज़रा बराबर भी राजी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक नई बुलंदी को छूने तकरीबन जा रही हैं। चेयरमैन ओगरा ने यह बयान दे करके लोगों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। आलमी मंडी में कीमतें निस्बतन कमी की तरफ हैं और मेरे हैंडसम की नाक के नीचे ये क़िताल अवाम का
सुभान अल्लाह, पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मंडियों पर, महंगाई का जो है वो नज़ला वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर, तो हैंडसम सरकार क्या करने आई है, रूह अफ़ज़ा पीने? अच्छा नूर भाई, मैं जरा क्विकली पहले अपने दोनों भाइयों का जवाब दे लूं। आपको तो तीसरे नंबर पे आपका जवाब दूंगा आपके सवाल का। अच्छा, मैं इतना गैर अहम हूं। भाई जो हैं नहीं आप ज्यादा अहम हैं, तो अहम बात को आखिर में करते हैं ना, पहले जरा जो इधर उधर की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के जो आसिफ बशीर साहब बैठे हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज द वन हु कंटेस्टेड द इलेक्शन फ्रॉम द मंडी बहाउद्दीन। क्या ये मंडी बहाउद्दीन वाले आसिफ बशीर साहब हैं? ये सर आप मुझसे मुखातिब हैं? नूर जी, मैं नूर भाई आपके तवज्जो से पूछ रहा हूँ कि जो आसिफ बशीर साहब जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ही इज द गाय हु इज फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। मेरा ख्याल है वही है पीपल्स पार्टी। आई हैव नो क्लू ऑफ दैट। सर आसिफ साहब अपनी तस्दीक या तरदीद फरमा दीजिएगा, आपका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से, ताकि उसी हिसाब से आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हाँ जी 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 बिल्कुल, मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, और मेरे ख्याल में बसरा साहब की और मेरी शायद डिवीजन एक है। अच्छा, मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में है। साहब जरा ख्याल कीजिएगा जी। अच्छा नूर भाई, अब देखिए मैं तो आसिफ बशीर साहब ही इज अ वंडरफुल गाय। आप देखें पीपल्स पार्टी के ऊपर कहतो रिजाल किस तरह का है। कहतो रिजाल ये है कि इस मेरे भाई आसिफ बशीर साहब ने मंडी बहाउद्दीन में जिमनी इलेक्शन लड़ा और जरदारी साहब की तस्वीर नहीं लगाई, और जब हमने पूछा इनके वोटर्स ने कि तस्वीर नहीं लगाई, तो उन्होंने कहा मुझे 5-6 हज़ार वोट मिलने हैं, 10,000 वोट मिलने हैं, अगर मैंने उनकी तस्वीर लगाई तो वो भी जाते रहेंगे। तो ये है कहते रिजाल पीपल्स पार्टी का। अब बाकी उसकी अगली बात ये आगे सुन लीजिए। ये तो आप हंस रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रही कि इस बात पे रो मैं दिल को कि पीटू जिगर को। उससे भी अगली मजाहिया बात जो है, यानी कि वो आप यकीन माने थिएटर देखने की जरूरत ही नहीं है, मुस्लिम नून को सुन लिया करें, आपको बिल्कुल आपकी हंसी और कह सब बराबर हो जाएंगे। और अफसोस ये है कि ये मुल्क में 3 दफा वजीर आजम भी रहे हैं, फरमा रहे हैं मुल्क के अंदर बड़े हालात खराब हैं। ओ भाई, हालात वाकई बहुत ख़राब है। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अचानक आपका दावे मुफारकत दे गया। आप इस कनेक्शन को जब तक रिस्टोर कीजिए, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। राना एहसान साहब, सर हालात वाकई बहुत ख़राब है। जो सनसनीखेज इंकशाफ उन्होंने आसिफ बशीर साहब के बारे में किया, उसकी तस्दीक या तरदीद तो खुद वही फरमाएंगे कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर लगाने से क्यों कर इनकार फरमाया था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म आपका रह चुका, उसके बावजूद अगर मुल्क में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिलवास्ता या बिलावास्ता, आपकी भी तो है। देखिए, बिल्कुल आप ये जिम्मेदारी हमें दें और हम इसको कबूल करेंगे कि हमने जो लोड शेडिंग वाला मुल्क था उसमें से लोड शेडिंग खत्म की, जिसमें गैस लोड शेडिंग खत्म की, टर्मिनल लगाए। दहशतगर्दी वाला मुल्क था, उसमें 2400 बम फटता था, वो हमने खत्म किए। वहां जीरो टेररिज्म हुआ। हमने सीपेक जैसा प्रोजेक्ट को जो है तेजी से लॉन्च किया और $46 अरब की इन्वेस्टमेंट आई, जिसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई पिछले 3.25 सालों के अंदर। कोई सीपेक के ऊपर नया अगला जो उसका फेज था अनाउंस नहीं हुआ। सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी थी 10 अरब की, वो भी नहीं आई। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई पिछले 3.25 सालों के अंदर, सवाए झूठे वादों के, सवाए बेरोजगारी के, सवाए महंगाई के, सवाए इकोनॉमिक पस्ती के जो हम जहां बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और सवाए महंगाई के। तो देखें, ये हुकूमत ने तो जहां 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, और बेइंतहाशा वादे जो इनके झूठे साबित हुए। ये अब इनका जो मामला है वो ये है, मसला इनका अब ये है कि इनकी जमात में से एक अक्सरियत है जो समझ गई है ज़िमनी इलेक्शनों के नतीजे से, और जो केपी में इलेक्शन हुआ है कि भाई अगर हम इस जमात के साथ रहे तो हमारा सियासी मुस्तकबिल जो है वो इख्तिताम पजीर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पोल्स कह रहे हैं, जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि ये अब एक जो है वो इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो खत्म हो चुकी है। तो वो जो अक्सरियत थी, इनके जो मेंबरान की आदत अच्छी नहीं है। इस पे गुलजार की एक नज्म भी है, लेकिन वो सुनाए बगैर मैं स्ट्रेट अवे उस्मान सईद बसरा के पास जाऊंगा। सर मेरे सवाल को लिफ्ट अगर आप फरमाएं तो उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाऊं, क्योंकि सनसनीखेज इंकशाफ किया आपने कि आसिफ जरदारी की तस्वीर लगाऊंगा तो वो वोट भी नहीं मिलेंगे। ये जवाब अभी कर्ज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। मेरा सवाल और उसका जवाब। अच्छा नूर भाई, देखिए मसला ये है कि जब हम हुकूमत में आए हैं, देखिए तब से लेके आज तक आप कहते हैं मेरे वजीर आजम ने क्या किया। मेरे हैंडसम वजीर आजम ने सबसे पहले पाकिस्तान का
जो बुलंद तरीन करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको ना सिर्फ खत्म किया एक दफा, बल्कि उसको प्लस में लेके आए। मेरे हैंड सुने और चीखे मत मारना भाई साहब, करंट अकाउंट डेफिसिट 2018 से बढ़ने वाला है। राणा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। राणा साहब सर आपने एक लम्हे में मुल्क से पूरी बिजली बहरान खत्म कर दिया, हालांकि मुझे इस पे एतराज था लेकिन मैं नहीं बोला। सर थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं जी उस्मान साहब। अच्छा मैं राणा साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, मेरे भाईजान जरा छुरी के नीचे दम लीजिए। प्रोग्राम है मछली मंडी नहीं, ना हम किसी थड़े पे बैठे हुए हैं, ये नूरुल अफ्रीका प्रोग्राम है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हमने पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म किया, जो ये निकम्मे चोर डाकू और टीटियों वाले 20 बिलियन का हम पे चढ़ा के गए थे। नंबर 1, हमने पाकिस्तान की ट्रेड को 26%, आज पाकिस्तान की ट्रेड जो एक्सपोर्ट के अंदर है 26% इंक्रीज की मेरे हैंडसम वजीर आजम ने। मेरे हैंडसम वजीर आजम में आम आदमी यानी किसान की जो गंदम की एक्सपोर्टिंग प्राइस थी वो 1350 से 2000 रुपया की, जिससे मैं जो आम आदमी हूँ, खेत मजदूर का बेटा हूँ, मेरी पर एकड़ आमदनी के अंदर 30 से 40 हजार रुपए का इजाफा हुआ। ये मेरे हैंडसम वजीर आजम ने किया। मेरे हैंडसम वजीर आजम ने पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन कर्जा चढ़ाने वालों के मुंह पे ये तमाचा मारा कि उसने सर ये जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है और ये इंटरनेट कंपनी कर रही है, अल्लाह रसूल की कसम इसमें मेरा या कोई लेने देना नहीं है। नाजरीन इसी इंटरप्शन के साथ यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूद हैं जिनका आता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बशीर साहब, सर बड़ा सनसनीखेज और बड़ा अजीब सा इंकशाफ फरमाया है उस्मान सईद बसरा साहब ने। वो फरमा रहे थे कि आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन में आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर महज इस अंदेशे के तहत नहीं लगाई कि जो 4-5 हज़ार वोट पड़ने हैं उससे भी जाऊंगा। सर ये सही बात है? और ये इतनी अंदर की मुखबरी ये कैसे कर रहे हैं? देखिए ये बसरा साहब मेरे भाई हैं और ये अच्छे खासे अच्छे भला मानस शरीफ आदमी हैं, लेकिन बस जिस जमात में चले गए हैं वहां पे इनकी जो ग्रूमिंग है ना, वो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग ही यही होती है कि आप जातियात पे बात करो और यहाँ झूठ बोलो, और झूठ भी इतना बोलो कि लोगों को सच लगने लग पड़े। और ये इन्होंने जो 3.5 साल लोगों के साथ झूठ बोला है, और उससे पहले जो इनके लीडर ने 2011 से लेके आज तक जितना लोगों के साथ झूठ बोले और उस पे जितने इन्होंने यू टर्न लिए, वही इनके अब गले पड़ी हुई हर चीज। देखिए ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको ये याद नहीं है कि 2015 में मैंने बाय इलेक्शन लड़ा था तो मैंने 32,000 वोट लिए थे और इनके कैंडिडेट ने 38,000 लिए थे। वो भी हमारी पार्टी से भागा हुआ हमारा मैंने था, जिसने मेरे मुकाबले में पीटीआई के टिकट से लड़ा था और मैं पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ा था। और उस वक्त पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा किसी बाई इलेक्शन में मैंने वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे। जब ये कहते थे कि हमारे कैंडिडेट 500 या 5,000 वोट लेते हैं, लेकिन वो तो चले एक माजी की बात है। ये जानबूझ के नॉन इश्यूज पे ये बात को ले जाते हैं। बात सिर्फ ये है कि आज का मौजू ये है कि इन्होंने कुछ दिन पहले मंडी बहाउद्दीन में ही वजीर आजम साहब तशरीफ लाए, और वजीर आजम जब तशरीफ लाए तो उससे कोई 1 महीना पहले से वावेला हो रहा था कि वजीर आजम यहाँ पे $30 अरब का पैकेज देने आ रहे हैं, वजीर आजम यहाँ पे ये देने आ रहे हैं। लेकिन इनसे ही पूछ लें, अगर ये बसरा साहब वहां पे गए थे तो ये वही पंडाल था जिसपे मेरे जिमनी इलेक्शन में वजीर आजम ने आके जलसा किया था। तो उस वक्त उनके जलसे की बिलाशुबा, उस वक्त इनका जो जलसा था वो अताउल्लाह खान न्याजी साहब के गानों की वजह से कोई 50,000 का जलसा हुआ था। अभी वही वजीर आजम 10-15 इजलास से ये लोगों को लेके आए, पूरी गुजरांवाला डिवीजन से, पिंडी डिवीजन से, सरगोदा डिवीजन से लोगों को लेके आए, और वहां पे उसी पंडाल में, उसी ग्राउंड में ये 5-6 हजार बंदा भी इकट्ठा नहीं कर पाए। वजह ये है कि लोग नाला हैं। वजह ये है कि लोग 1 साल में, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि मैं खुद काश्तकार हूं, जमींदार हूं। मेरा जरिया माश जो है वो खालिस्तन जमींदारी है, काश्तकारी है, मेरा और कोई जरिया माश नहीं है। मैंने पिछले साल जो फर्टिलाइजर थी वो जो 3,500 का बैग लिया था, इस साल वो 10,000 का है। मैं बिजली का जो यूनिट था वो पिछले साल 5 रुपए पर यूनिट था, जो फ्लैट रेट था एग्रीकल्चर के लिए। इस साल मैं 16 रुपए यूनिट वो दे रहा हूँ, और साथ में टैक्सेस भी सारे कमर्शियल वाले लग गए हैं। सर लेकिन बात ये है, आप भूल गए ना कि हमने 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता था। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। उस्मान सईद बसरा साहब, सर ये लॉन्ग मार्च वर्सेस हुकूक सिंध मार्च, फतह किसी की भी हो, लेकिन सर सवाल मेरा कुछ और ही है।
जनाब आप कह रहे थे कि मेरे हैंडसम ने ये किया, मेरे हैंडसम ने वो किया। जितनी टेक्निकल गुफ्तगू आपने समझाई, मेरा ख्याल है मेरे नाजरीन तो शायद समझ चुके होंगे। मैं चूंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मेरे सर के ऊपर से चली गई। मैं बुनियादी बात करता हूं सर। इमरान खान साहब होंगे हैंडसम, लेकिन 250 रुपए वाला घी मुझे 400 रुपए में मिल रहा है। मैं क्या करूं? हैंडसमता का अचार बनाऊं? 250 रुपए की दवा मिल रही है मुझे, जो पिछली दफा इमरान खान साहब के इख्तिदार में ही 50 रुपए की मिल रही थी। मैं क्या करूं कि मुझे 80 रुपए वाला पेट्रोल 160 रुपए में मिल रहा है, और उस पर भी चेयरमैन ओगरा मुझे डरा रहा है कि जितना डलवाना है डलवा लो, ये 200 रुपए तक जाएगा। सर ऐसी तब्दीली को फिर आग लगे, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, कि अगर अवाम का जीना दूभर होता जाए और साथ साथ मैं उनको वर्ल्ड कप की झलकियां दिखाने का नुस्खा तजवीज़ करता रहूं, तो उसके बाद तो फिर मामला इधर उधर हो जाएगा। अच्छा नूर भाई, अगर तो हमने यहाँ पे करनी है लफाजी, और मैंने भी अच्छे अच्छे अल्फाज ढूंढ के या शकील किस्म की उर्दू के निकाल के ले आऊं, हमने करनी है बात जो एक फैक्ट्स के ऊपर है। अगर तो हमने यहाँ पे गुफ्तगू सिर्फ करनी है और गला फाड़ना है। मैंने आपको फैक्ट्स पे बताया कि खुर्दनी तेल जो है, आपको मालूम है, आप पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे बहुत ज्यादा आप बाखबर हैं, लेकिन बहरहाल टीवी के एंकर हैं तो जारी बात है कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन आप इन सब बातों की तरदीद भी नहीं कर सकते कि 250 वाला घी 400 में मिल रहा है, 80 का पेट्रोल 160 में मिल रहा है, 50 की दवा 250 में मिल रही है। सर नूर भाई, अगर तो देखिए ना, मसला यह है कि आप हैं मेजबान और मैं हूं मेहमान। अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा अपनी बात को। तो मेरे ख्याल में आप तो तवक्कुफ कीजिए आप भी, और मुझे सुन लीजिए। देखिए, खुर्दनी तेल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता। खुर्दनी तेल इंटरनेशनल कमोडिटी है। जब हम बाहर से लेके आते हैं, तो अगर तो इंटरनेशनल प्राइस खुर्दनी तेल के नीचे है और हम महंगा बेच रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा गिरबान हाजिर है। लोगों को मालूम है खुर्दनी तेल बाहर से आता है और उसकी इंटरनेशनल कमोडिटी के अंदर उसकी पूरी दुनिया में मार्केट में प्राइस चली गई ऊपर। पेट्रोल पाकिस्तान का बनीगाला से नहीं निकलता है। पेट्रोल पाकिस्तान में कहीं भी इस तरह नहीं निकलता है। ये सारा हम ओपेक से लेते हैं और बाहर से आता है, और वही इसके प्राइसेस को तय करता है। पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो गिरानी है, इसमें फरावानी है इसकी प्राइसेस की, उसकी वजह से सारा मामला है। और ये सारी जो मामला है, ये इंटरनेशनल प्राइस से जुड़ा हुआ है। और अब जो हम कहने के ज्यादा हो सकता है, तो यूक्रेन और रूस के अंदर जो मामला चल रहा है, उससे दुनिया पूरी के अंदर ओपेक की मार्केट जो है उसके अंदर प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो ये तो वो जवाब हो गया आपका। दूसरी बात यह कि देखिए, हम जो बुनियादी तौर पे एक लोगों के सामने बात रख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या हमने पंजाब के अंदर नई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई है? हमने 8 नई हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं? बड़े मेगा प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बनाए हैं? क्या हमने पंजाब के अंदर लोगों को बारदाना से जल्द मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दी जाने वाली है। इसी बात का इदराक रखते हुए लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं। जनाब मन सर, बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इमरान खान साहब उनके सर पे इख्तिदार का ताज रख करके और टाटा बाय बाय कर जाएंगे। क्या इस गुमान, इस खुशफहमी में मुब्तला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, बिल्कुल हरगिज नहीं। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि अगर कोई ये समझता है कि हम इसलिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं कि अगर हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करके पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर कोई इख्तिदार का ताज रख देगा। देखिए, बात ये है कि अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। हम हैं अपोजिशन इस वक्त, और हम अगर अवाम के दुखों का, अवाम की मसाइल का, अवाम की परेशानियों का अगर हम मदावा नहीं करेंगे, अगर हम 450 रुपए, जो मजदूर गरीब आदमी जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह थी, जो उसकी 1 साल पहले भी 20,000 ही थी, अगर उसका घी 150 रुपए किलो ले रहा था और अभी वो 450 रुपए किलो ले रहा है, उसके बिजली के बिल जो थे वो पहले से डबल हो गए हैं, उसके फ्यूल का खर्चा जो है वो डबल हो गया है, उसके तमाम अखराजात जब बढ़ गए हैं, उसके साथ साथ उसके इतने मसाइल बढ़ गए हैं कि वो बेचारा जो है उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अवामी मार्च में शामिल हो के वो अपनी एक राय दे, वो अपनी एक पोजीशन क्लियर करे। जब पब्लिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च पे लोग उनको रिसेप्शन देंगे, लोग लाखों की तादाद में जब उनको रिसेप्शन देंगे, तो ये एक किस्म का एक रेफरेंडम होगा कि वो इस नाजायज और नालायक और नाअहल हुकूमत से जान छुड़वाना चाहते हैं। यस सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। राना एहसान साहब, सर मतलब समझ में मुझे नहीं आया, थोड़ा सा अगर आप बता दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से विफाक जाएगी, विफाक जाकर के स्वॉन इन करेंगे बिलावल भुट्टो साहब, ऐसा भी कोई तासुर मुझे पीपल्स पार्टी के मेहमान की बातों से नहीं लगा। वो जो ताज़ा नौकरी लगने वाली थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने इख्तिदार का हुमा बातों के ज़रिए से शहबाज शरीफ साहब के कंधे पे रख दिया था, उनके सर पे रख दिया था। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस से बात करते हुए इस तासुर की नफ़ी फरमा दी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी को बेरोजगार करने का बायस बनेगी, होगा क्या जनाब? देखिए, सबसे पहले तो नूरुल आफरीन साहब, वो आपने कोई नया सॉफ्टवेयर लगता है लगाया है कि जब जो जितना बड़ा झूठ बोले तो आवाज बंद हो जाती है, तो शायद वो बार बार जो आवाज बंद हो रही थी वो उसका कमाल का सॉफ्टवेयर लगाया। देखिए, यहाँ कहा गया कि लेकिन आवाज आपकी भी बंद हुई थी सर, इसका मतलब है कि आपने भी कोई, आप समझ लें। इसीलिए देखिए, अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा आपको, करेक्शन में उस्मान बसरा साहब की करना चाहूंगा। इन्होंने कहा 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, नहीं 19 अरब का था। लेकिन अब ये जो 7 महीने गुजर गए, इसमें 11.6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है, और ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो जिसको ये लानतान कर रहे थे, जिस चीज को आज पाकिस्तान उसी मोड़ पे खड़ा हो रहा है, और इनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई पूरा मुद्दा आपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे बनाया था, तो भाई आपने तो खुद चौथे साल में 20 अरब को भी क्रॉस कर दिया, जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं। बाकी ये जो कहते हैं हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, भाई ट्रेड डेफिसिट 29 अरब डॉलर का हो चुका है, जो पाकिस्तान की 74 साल यकीनन हो चुका होगा। हम इंडिया से भी नीचे चले गए होंगे, या शायद हम दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने वाले होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल जो था, मेरा ख्याल है मेरे नाजरीन तक मनोअन पहुंच चुका। कंफ्यूजन इज स्टिल देयर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार से सूबे में महरूम होने वाली है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में बेरोजगार होगी? इसका फैसला वक्त पर छोड़ते हुए, बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी रंजिश, उस्मान सईद बसरा साहब, राना एहसान अफजल साहब और आसिफ बशीर साहब को बाय बाय टाटा कहते हुए इंशाल्लाह बशर एक मरतबा फिर कभी हाजिर होंगे। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।